बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी मीडिया और हम हैं पाकिस्तानी मीडिया के वो तर्जुमान जो हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर ख़बर देते हैं। लेकिन एक मंजर कशी, एक कैनवस, एक अक्सबंदी जो है वो भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त हो रही। आप भारतीय मीडिया को ज़रा गलती से ट्यून करके देख लें, आपको वहाँ पर यह मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान की धरती से जो है जहाज़ उड़े हैं, वो जम्मू कश्मीर तक भी चले गए, वो 5 शहरों को भी टारगेट कर गए। यहां से स्वान जो ड्रोन का है पूरा झुंड वो वहां पे गया, 100 उन्होंने इंटरसेप्ट भी कर लिए। ताज़ा तरीन उनकी इतलात के मुताबिक 4 तैयारे भी वो मार गिरा चुके हैं और फिर वो वापस जवाबी हमला भी कर चुके हैं और कराची को टारगेट भी कर चुके हैं। ये उनका इस वक्त बयानिया है। बौखलाहट के अंदर बैठा हुआ वो गोदी मीडिया जिसको पूरे का पूरा स्क्रिप्ट लिख के दिया जा रहा है, नहीं मालूम कि उसके पीछे के मकासद क्या हैं। हमें यह मालूम है कि फिर से एक झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की वो कोशिश तो करेगा और वो कोशिश कर भी रहा है। और आज सुबह जो ड्रोन आए थे जिन्हें मार गिराया गया, बहुत सारे उसके ऊपर भी सवालात थे कि ड्रोन कैसे पाकिस्तानी हुदूद के अंदर दाखिल हो गए, उनको पहले इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया। ड्रोन का मैकेनिज्म भी पढ़ने की जरूरत है कि एक जो छोटी साख्त का ड्रोन है जिसे स्मॉल बर्ड कहा जाता है, वो कितनी बुलंदी के ऊपर उड़ता है, उसे किस चीज से टारगेट किया जा सकता है। वो बाकायदा तौर पे फायर से उसे टारगेट नहीं किया जा सकता, मिजल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिजल इस्तेमाल करेंगे तो लाखों डॉलर का एक तरफ मिजल है और दूसरी तरफ हजारों डॉलर का वो ड्रोन है जो कि सिर्फ तबाही फैलाने या सर्वेलेंस करने के लिए आया हुआ है। तो फिर उसको जैम करने के लिए जो उसके सिग्नल्स हैं उसके लिए कितना वक्त दरकार होता है ताकि उसे निचली परवाज तक लाया जा सके और फिर उसको फायर करके टारगेट किया जा सके। ये पूरा मैकेनिज्म समझने की जरूरत थी। लेकिन इस वक्त भारतीय मीडिया जो अपने तई परखचे उड़ा रहा है उसी से बात का आगाज करेंगे। राना साहब, 100 जो ड्रोन है वो मार गिराया है, उसके अलावा 4 तैयारे फेंक डाले हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, क्या आपने ज़रा दोबारा कहिएगा, ज़रा तफसील से मुझे बताइएगा, क्या उनके टीवी चैनल पे आ रहा है? टीवी चैनल पे आ रहा है जी, जम्मू कश्मीर में एयर बेस को टारगेट किया गया। ओके। वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को टारगेट किया था तो दहशत गर्दों को टारगेट किया था, आम आबादी को टारगेट नहीं किया। उन्होंने क्या क्या मुख्तसर समझा दें, उन्होंने क्या क्या है? 100 ड्रोन सर इंटरसेप्ट हुए हैं, 4 तैयारे मार गिराए हैं और एक पायलट भी जख्मी हालत में उन्होंने पकड़ लिया। नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि खुफिया है। एक पायलट का उन्हें पता नहीं चल रहा, बाकी 2 का क्या बना वो भी नहीं मालूम पड़ रहा। वापस कराची को भी वो कहते हैं टारगेट कर दिया। गाना है इस फिल्म में? नहीं, गाने के बगैर है सर। बस फिल्म एंड हो गई भाई। वो फिल्म है, वो सारी फिल्म चल रही है मेरे भाई। इससे बेहतर उनकी फिल्में थी सर। ना 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 ना। अच्छा, ये ज्यादा बेहतर। ये देखें उन फिल्मों में थोड़ी सी फाइट दिखा देते थे। अच्छा, ठीक है ना, पैसे लगते थे ना। उन फिल्मों में उन्होंने कभी देखे ना, एक फिल्म में उन्होंने हाफिज सईद को भी मार दिया। वो हाफिज सईद जो इनके ख्वाबों में आता है, वो हाफिज सईद जो इनके लिए ड्रोना ख्वाब है। ठीक, मरवा दिया ना इन्होंने। मैंने देखी फिल्म, आपने भी देखी होगी वो फिल्म, और किस तरीके से वो आ जाते हैं सरहद से, फिर चले जाते हैं यहाँ पर। उनको कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में उनके सहूलतकार बेइंतहा हैं, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर उनके रूट्स मौजूद हैं, कोई शक नहीं इसमें। इसमें शक वाली हम कोई बात करते ही नहीं। ये वो जमातें जो दहशतगर्दी करती हैं उन्हीं के पेरोल पे है ना सारी। लेकिन बात ये है कि भारतीय मीडिया जो है ना, भारतीय मीडिया, इस पर एक किताब लिखनी चाहिए, झूठ की इंतहा। इस किताब का नाम होना चाहिए झूठ की इंतहा। झूठ की जन्नत सर? नहीं सर, इंतहा जन्नत, तो जन्नत से भी आगे इंतहा हो गई ना। यानी कमाल के लोग हैं यार। इनका टीवी चैनल देख लो, या कभी आप सुबह सब्जी मंडी गए? हाँ जी, अक्सर फ्रूट मंडी। हाँ, आवाजें लगती हैं। वो आवाजें देखे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 दे दे भाई। ये है ना आवाजें, ये मंडी की आवाजें। 10 मिनट में उन्होंने पूरा लपेट दिया। तो इन्होंने भी इसी तरह करना है। 10 मिनट में लपेट दिया उन्होंने। मैं कह रहा कमाल कर दिया। और मामा लाहौर आओ तो सही, आए इनको चाय पिलाएंगे भाई। संदूर तो अब लग गया ना। मुंह दिखाई में हमने 5 जहाज दिए ना इन्हें, इनके बारे हैं ना 5 जहाज।
मुंह दिखाई में थे ना वो, ठीक है ना। तो आए ना, अब किधर है? और भाई को गुजरात का कसाई दूध पिलाई में तो हमने फिर 31 ड्रोन भी फेंक दिए ना। तो अभी इन्होंने कहा है कि हमने आपका जूता छुपाना है। जब ये हमारा जूता छुपाएंगे ना, तो फिर हम उस जूते को ढूंढने के लिए ना को 15-20 शहरों को तबाह करेंगे, उनकी एयर बेस तबाह करेंगे ना। क्योंकि फिर ये जूता जो है ना किसी एयर बेस में होगा ना, क्योंकि ये तो हमारे जूते को भी चूमते हैं, ये तो हमारे जूते को भी चूमते हैं। ये इंडियन जितने जर्नलिस्ट हैं ना, ये जो बोल रहे हैं, अल्लाह करे, मैं कहता हूँ किस तरह करें ना, इन जर्नलिस्टों को भेजे इंडिया। अगर हमारा प्रोग्राम बेशक बैन किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे देख के मैं उनसे दरखास्त करूंगा सर, सोशल मीडिया पे बैन कर चले, सोशल मीडिया के बाद वीपीएन के जरिए देखें। और हम आपको दावत देते हैं कि आप ये जो स्टूडियो में बैठकर समेत वो मेजर क्या है वो गौरव, नहीं यार वो तो ना कुछ हो रही, मेजर गौरव यार, मैं मेजर घोड़ा कहना, उसको भी लाए साथ, जेडी बख्शी साहब को, ठीक है। आप ले आए असला, नहीं जेडी बख्शी साहब को छोड़ दिया आपने सर। चले जेडी बख्शी साहब को भी ले आए। आप लेकर आए साथ असला, आप लेकर आए साथ जो ला सकते हैं। इधर से पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने सच के कलम को लेकर आते हैं और यहीं पे फैसला करा लेते हैं, आपको हमारी जंग करवा दें। अगर हम हार गए तो आप लाहौर आ जाइएगा, अगर हम जीत गए तो फिर हम दिल्ली आके तो बैठ ही जाएंगे। आप हमें बुलाइए ना बुलाइए, हम तो आके बैठ जाएंगे। और तुम बुज़दिल कौम हो। आप इंडियन मीडिया में ना, मैंने जब इंजॉय करना हो ना, जब मेरा दिल करे हंसने को, और जब मेरा दिल करे कि मैं यार आज मैंने झूठ सारा दिन नहीं सुना, तो मैं कहता हूँ इंडियन मीडिया लगा लो यार। लेकिन सर वो यार क्या कमाल के लोग हैं। हो हमने कर दिया, लाहौर पे हमला कर दिया, ये लाहौर, ये सियालकोट, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, तबाह हो गए और लाहौर का हमने फतह कर लिया। और तुम्हारी तो औकात ये है कि तुमने सबसे आखिरी जगह पर मैच रखा धर्मशाला में, और उसके बाद मैच शुरू था, अभी 10 ओवर 3 बॉल्स हुए थे, तो अचानक तुम्हें पता चला कि साना तो हो लगी है पैरी। आपने लाइटें बंद की, पहले लोगों को बाहर निकाला, टीमों का होटल तब्दील किया। वो खौफजदा है, इनखला का हुक्म दिया गया है, यहाँ रोने को दिल चाहता है, हर चीज है। तो ये दिखाएं ना उन भारतीय एंकर्स को जो खड़े होते हैं। भारत के एंकर, हाँ भारत के एंकर का पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कारोबार है हो सकता। अगर सब्जी मंडी, मछली मंडी देखिए ना आपने, ये लोहारी गेट में है, वहाँ पर भी ऐसे ही लोग खड़े होते हैं, ठीक है। और धोतियाँ भी इसी तरह की पहनी होती हैं। कभी आपने देखा है बंदर निचाने वाले, कभी आपने देखा है कि ये चौकों बाजारों में, बल्कि मंजन बेचने वाले, अस्सलाम वालेकुम भाईजान मेरा नाम फलां है, फलां है, फलां है, फलां है, ये तो वो मंजन बेचने वाले हैं यार। ये दरअसल भारतीय मीडिया जो है ना, दुनिया में जर्द सहाफत अगर किसी मुल्क की लिखी जाएगी तो वो बात भारतीय मीडिया की लिखी जाएगी। भाई हमने इकरार किया, हमारे लोग शहीद हुए, हमने माना तुमने हम पे हमला किया, हमने सब चीज को माना, तो आप भी तो मानो ना। आज अमेरिकन ने तस्दीक कर दी राफेल तैयारी जी, आज दुनिया के उन ममालिक ने भी तस्दीक कर दी जिनके मुतालिक दावा करते थे हमारे दोस्त हैं। तो इनके पल्ले क्या है यासिर साहब? 48 घंटे हैं। नरेंद्र मोदी के पास, भारत की फौज के पास, मैं ये जो लफ्ज कह रहा हूं, 48 घंटे हैं, कर ले जो इंतजाम कर सकते हैं। इन 48 घंटों के अंदर हम अपने शोहदा का बदला भी लेंगे, जाफर एक्सप्रेस के शोहदा का बदला भी लेंगे, जो हमारे शहीद सरहदों पे हुए हैं, जो बलोचिस्तान में शहीद हुए हैं, जिनको मसाजिद में शहीद किया गया, जिनको बाजारों में शहीद किया गया, जिनको स्कूलों में शहीद किया गया, सबका बदला लेंगे। वही जिस तरह DGISPR ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर भारतीय मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद ही देख लेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बहुत सारे सवालात जो जहनों के अंदर पनपे कि ये ड्रोन्स जो हैं ये किस तरीके से सरहद से इतना अंदर आए, बहुत सारे सवालात, उसकी ताजियात बयान कर करके थक गए। कुछ चीज़ें तकनीकी एतबार से सीखने की ज़रूरत है कि बिग बर्ड्स किन्हें कहा जाता है और स्मॉल बर्ड्स किन्हें कहा जाता है, उनको डिटेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है और फिर उनको मार गिराने का प्रोसीजर क्या है, वो कितनी बुलंदी तक उड़ते हैं और वहाँ पे टारगेट किस चीज़ से किया जा सकता है। ये पूरी जो वॉर स्ट्रेटजी है ये इस प्रोग्राम में इस पर डिस्कस की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, इतलात पहले 28 की थी, फिर 31 की हो गई कि मजमूई तौर पे 31 ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए। ज़रा ये समझा दीजिए कि ड्रोन्स जब उड़ते हैं कितनी बुलंदी पे होते हैं और जो डिफेंस सिस्टम होता है क्या उसको फाल करके इनको निशाना बनाया जाता है या फिर छोटे ड्रोन्स के ऊपर एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव नहीं किया जाता बल्कि सिग्नल्स को जैम करके निचली सतह तक लाके ट्रैक करके फिर उन्हें गिराया जाता? देखिए, ड्रोन्स जो है वो बहुत टाइप के इस वक्त दुनिया में आ चुके हैं और ड्रोन्स जितनी भी मॉडर्न एयर फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान और इंडिया, दोनों के पास जो ड्रोन्स हैं वो बड़े ड्रोन्स भी हैं, छोटे ड्रोन्स भी हैं और स्वॉर्मिंग वाले भी हैं, कामिकाजी भी हैं, सर्वेलेंस वाले भी हैं, टारगेटिंग वाले भी हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जो इनके ऊपर वेपन लग सकता है, मिसाइल लग सकते हैं। ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे लॉइटरिंग कर सकते हैं 24 घंटे तक, और ऐसे भी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, रडार्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हमने देखा हेरॉन्स और हार्पी टाइप ड्रोन्स जो हैं ये आपके रडार्स और के अगेंस्ट उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो बड़ी तरह के ड्रोन्स मौजूद हैं दोनों तरफ। सो ड्रोन की एक कैपेबिलिटी जो है वो एक आप कह लें फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी इस वक्त है मौजूद, और इनको बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है फॉर एयर ऑपरेशंस। जितनी भी अभी भी मॉडर्न जंगें हुई हैं उनमें ड्रोन का एक्सेसिव इस्तेमाल हुआ है। उसके दो फायदे होते हैं। एक पहला फायदा तो ये होता है कि इनकी कॉस्ट जो है वो एज कम्पेयर टू द जितने भी मॉडर्न और अच्छे इफेक्टिव मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं जिनमें 4th जनरेशन और 4.5 और इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हंड्रेड्स मिलियन तक एक जहाज की कॉस्ट होती है जो कि इस वक्त एक मैन्ड एयरक्राफ्ट मॉडर्न जो फ्लाई कर रहा है जिसमें F-35 भी है। इवन राफेल की कॉस्ट जो है वो इट इज़ एज 80 मिलियन, और सिमिलरली जो जितने भी अच्छे जहाज हैं उनकी 40 मिलियन से ऊपर ही कॉस्ट है। जबकि ड्रोन जो है वो बहुत इसके मुकाबले में 1-2 मिलियन से भी कम के ड्रोन मिलते हैं और बड़े बड़े इफेक्टिव ड्रोन होते हैं। उनकी जो फायर पावर होती है वो कभी कभार बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन उनका जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अगर अपना तौर पे वो किसी तरह क्रैश हो जाए या वो मारे जाएं तो उनका वो नुकसान नहीं होता जो कि एक रेगुलर जहाज का होता है। दूसरी ये कि आप इनको एक्सेसिवली इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिफरेंट एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स और डिफरेंट रोल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो काम जो कि एक मैन्ड जहाज करता है उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम में आप एक ड्रोन को या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सलाहियत बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त। ये तो समझ में आ गई। भारत ने जो आज ड्रोन इस्तेमाल किए हैं वो ड्रोन कौन से थे? क्या उस पर मिसाइल फिट हो सकता था या उन ड्रोन्स पे कोई ऐसा वेपन लग सकता था? क्योंकि जो लाहौर में एक ड्रोन गिरा जिसके हवाले से ISPR में कहा कि उसमें कुछ चीज़ें थीं, इशारा दिया गया कि उसका जो धमाका था वो इतना खौफनाक था, उससे कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। तो क्या वो ड्रोन कोई ख़ास ड्रोन थे या वो ड्रोन थे जिसमें मिसाइल या कोई और वेपन लग सकते हैं? देखिए, जो इजराइल के ड्रोन इन्होंने इस्तेमाल किए जो ज़्यादातर नज़र आए वो हैरोप थे, लेकिन एक और ड्रोन है हार्पी। ये हैरोप और हार्पी दोनों को इस्तेमाल करते हैं और इन कॉम्बिनेशन भी इन दोनों ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों ड्रोन के साइजेस कंपैरेटिवली छोटे हैं। हैरोप थोड़ा सा बड़ा ड्रोन है जो आपको ज़्यादातर नज़र भी आया टेलीविज़न पे, और हार्पी उससे भी छोटा ड्रोन है। ये ड्रोन ज़्यादातर एयर डिफेंस के जितने रेडार्स लगे होते हैं जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के लगे हुए हैं ऑल अलोंग द बॉर्डर,
उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लॉयटर भी करते हैं और फिर ये जाके एक किस्म के कामिकाजी रोल में इन रडार्स को डिस्ट्रॉय करते हैं आफ्टर पिकिंग अप देयर एमिशंस। तो ये सेंसर्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं ये जो ड्रोन्स आज हमने देखे काफ़ी सारे, और इनका मकसद यही होता है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जाए जो कि एक एयरफोर्स की या एक मुल्क की आइज और होती हैं, तो उन आइज को ब्लाइंड किया जाए और फिर सब्सिक्वेंटली एक इफेक्टिव तरीके से एयरफोर्स की और एम्प्लॉयमेंट की जाए और उसकी टारगेटिंग की जाए। तो जो आज भी ड्रोन्स नजर आए उनमें ये है कि ये एक्सप्लोसिव कैरी कर सकते हैं, और इनमें जो हैरोप है इसमें तकरीबन मेरे अपने ज़ाती अंदाजे के मुताबिक 200 से 300 तक केजी जो है वॉरहेड कम से कम आ सकता है, हो सकता है 400 तक भी आता हो। तो इसमें एक्सप्लोजन होता है, मतलब जो हैरोप जितने भी ड्रोन्स आपको नजर आए टेलीविजन पे और जो तबाह भी हुए थे, ये ज्यादातर जहाँ पे जाके लगे भी हैं, अगर आपने देखा हो तो डैमेज हुआ है उधर, लेकिन ये कि वो एक्सप्लोजन नहीं होता जो कि किसी एक जहाज से जो बॉम्ब निकलता है या जहाज से जो बड़े मिसाइल निकलते हैं, या दूसरी तरफ जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, उनकी वेट कैरिंग कैपेसिटी या एक्सप्लोसिव कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट इन हैरोप वाले जो ड्रोन्स थे इनमें एक्सप्लोसिव कैरिंग कैपेबिलिटी होती है, और वो एक्सप्लोसिव के साथ आपके अगेंस्ट इंडिया ने इस्तेमाल भी किए। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ और समझाइए, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डिटेक्ट करने में, इंटरसेप्ट करने में आसानी होती है या एयर टू सरफेस में? और अगर सरफेस टू सरफेस में है तो एयर टू सरफेस वाला जो माहौल है उसमें फिर क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखें जी, जो रेडार्स होते हैं ना, नॉर्मल रेडार्स, वो बने होते हैं एक जहाज को पिक करने के लिए या जहाज की तरह के ऑब्जेक्ट्स को जो जिनका क्रॉस सेक्शन जरा बड़ा होता है। इसी तरह जो स्टेल्थ वाले जहाज होते हैं उनको एक नॉर्मल रेडार, कन्वेंशनल रेडार पिक नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है या उसके फ्रेम को इस तरह से बनाया जाता है और उसके ऊपर कोटिंग भी इस तरह से होती है कि जो रेडार की एमिशंस उन्हें आके लगती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि या तो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस वजह से वो जहाज विजिबल नहीं होता। इसी तरह ये जो ड्रोन्स होते हैं या ये जो मिसाइल्स होते हैं, चाहे वो सरफेस टू सरफेस हो या एयर टू सरफेस हो, इनका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है और इसको पिक करना एक आम रेडार के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे पास, हमारे एयर डिफेंस में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम इन मिसाइल्स को, इन ड्रोन्स को, इन स्लो स्पीड टारगेट्स को बहुत इफेक्टिवली पिक कर सकते हैं और इतनी रेंजेस से पिक कर सकते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उस पर रिएक्ट करे और उनको न्यूट्रलाइज करे, उन्हें तबाह कर सके। पाकिस्तान को अब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? ये आज आपने भारतीय मीडिया सारा देखा होगा, सुना होगा, अब तक उन्होंने हमारे कई जहाज भी गिरा दिए हैं, उन्होंने हमारे कई ड्रोन भी गिरा दिए हैं, उनके बस में नहीं, बस फिल्म का आखिरी हिस्सा रह गया उनका, लास्ट में होता है ना जो जिस पे सिर्फ एक्टर्स वगैरह के नाम आते हैं, उनकी फिल्म का आखिरी हिस्सा वही रह गया। तो क्या आप समझते हैं कि इतना आसान है जितना भारतीय मीडिया दिखा रहा है और इस तरह दिखा रहा है जिस तरह सेकेंडों में ये सारा काम हो रहा है? देखिए जी, ये आपके ख्याल में शायद आखिरी हिस्सा रह गया और मेरा ख्याल में तो अभी शुरू हुई है। वो कहते हैं ना कि पार्टी अभी शुरू हुई है और अभी तो बड़ा नहीं, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। पार्टी तो वाकई अभी शुरू हुई है, इंशाल्लाह आज रात को शुरू होगी। तो देखें, ये जो इनके पास जो कैपेबिलिटीज थी वो उन्होंने अपनी एक्सपोज भी की और वो हमारे सामने भी एक्सपोज हुई। आपने कहा कि इन्होंने हमारे जहाज भी गिरा दिए। अभी देखें, बहुत सारी फेक न्यूज़, जिस तरह आपको भी पता है कि जब भी इस तरह की वॉर वाली कंडीशन होती है तो जो सच्चाई होती है वो सबसे पहली कैजुअलिटी वही होती है। ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। तो इस वक्त जो बहुत सारा एक हाइपरनेस नजर आ रही है आपको और दोनों तरफ में नजर आ रही है और काफी सारा हिस्टीरिया जो एक क्रिएट हुआ है, तो उसमें हकीकत कुछ और है। हमारा कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी भी, हमारे जवानों की, हमारे एयरफोर्स और जितनी आर्म फोर्सेस हैं उनकी और हमारी लीडरशिप की, कि हम अपना फोकस लूज ना करें और हम इस चीज़ पे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे ज़रूर एक निगाह रखें और ये भी जहन में रखें कि इंडिया का एंड स्टेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, जो मुझे बहुत इरैशनल नज़र आ रहा है। और इस चीज़ को भी हम मद्देनज़र रखें कि वो तमाम
जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और जो हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं और वीक एरियाज हैं उनको हम कम से कम उन गैप्स को हम क्लोज करें, और जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम ज़रूर करें। सो ये जो है ये एक इतनी छोटी चीज़ होती नहीं है। जब ये इस तरह की वॉर एक दफ़ा शुरू हो जाए जिसमें मीडिया की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही हो, जिसमें मिलिट्री वाला फैक्टर आपको ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन एट द बैक डोर बाकी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर भी जो हैं वो इंगेज होते हैं, उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़रूरत है। उन इंस्टीट्यूशंस को जो इसके बैकग्राउंड में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको मुतहर्रिक होना बहुत ज़रूरी है, और जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आवाम से और आवाम के मोराल से, और जो सिनर्जी पॉपुलेशन में और लीडरशिप में है वो नज़र आनी चाहिए। जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हमारे स्टेट के होते हैं उनके अंदर एक अपनी इंटीग्रेशन और सिनर्जी नज़र आनी चाहिए। ये जब तक होगी और ये इंस्टीट्यूशन मुतहर्रिक होंगे, हमें किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए एनिमी की वजह से। और जितने बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, मीडिया की एक वॉर चल रही है इस वक्त, और हमें साइकोलॉजिकली अपने आप को एंग्जाइटी और किसी किस्म के डिसऑर्डर से अपने आप को बचाना है, एक बैलेंस रखना है। हमारे ना सिर्फ ये कि जो कुछ हम कहें बल्कि हमारे जो किरदार है, वी शुड बी एबल टू वॉक आवर टॉक, और हमारे जो एक्शंस हैं दे शुड स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स, जो हमेशा पाकिस्तान का एक वतीरा भी रहा है। और मेरा ख्याल में फोकस अपना लूज नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि जो नैरेटिव, वॉर ऑफ नैरेटिव है जिसमें वो अपने आप को हमेशा विक्टोरियस दिखाएंगे, उससे हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें भी मालूम है, और इस चीज़ का आजकल की मॉडर्न दुनिया में या जिसमें इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, सच्चाई का पता करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन वी शुड ऑलवेज बी वेरी मच प्रोटेक्टिव एंड कॉशियस कि ये जो फेक न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट ना करे, क्योंकि ये एक मेजर थ्रेट है आजकल की वॉर ऑफ नैरेटिव में। तो मेरा ख्याल में हमें अपना फोकस जो है वो ज़्यादा लूज नहीं करना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ बताइए कि जब एतराफ़ हो चुका, CNN भी कर चुकी, फ्रांसीसी खुफिया ऑफिसर की तरफ से भी CNN को रिपोर्ट हो चुका, बैनुल अक़वामी मीडिया भी कर रहा है, पाकिस्तान ने तो सबसे पहले वो बताया भी कि हमने राफेल गिराया। अब 4.5 जनरेशन का तैयारा जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जा रहा हो, फ्रांसीसी वो कंपनी जिसे बुनियादी दिफाई सतून यूरोप का माना जाता है, उसका गिर जाना, और वो भी पहली बार गिरना, और वो भी पाकिस्तान एयर फोर्स के हाथों गिरना, इसने किस हद तक धचका पहुंचाया है फ्रांसीसी उस कंपनी को, भारत की साख को, और यूरोपियन उन खरीदारों को जो राफेल की खरीदारी में दिलचस्पी रख रहे थे। देखें, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी वजह से उनको ज़हनी तौर पे भी और मटेरियल की हद तक भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फ्रांस का ये जो तैयारा है राफेल, ये इस वक्त मॉडर्न तैयारों में एक नाम रखता है, एक मकाम रखता है। अभी रिसेंटली इसको इंडिया के अलावा इजिप्ट ने लिया हुआ है, ग्रीस के पास ये मौजूद है, इंडोनेशिया ने अभी लेटली लिया है। सो राफेल की एक नाम है, आप समझ लें, जो कि दुनिया के बेहतरीन तैयारों में समझा जाता है। ना सिर्फ ये कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो वेपन्स लगे हुए हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी और एयर टू एयर वेपन्स भी, वो उनकी बहुत एक ख़ास जिसे कहना चाहिए वैल्यूएबल किस्म के वेपन्स हैं, और उनका बड़ा नाम है। तो ये जिस तरह से इसको गिराया गया है, डेफिनेटली ये सारी रेपुटेशन भी डैमेज हुई है। ना सिर्फ कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हुई है, इनकी एयरफोर्स की रेपुटेशन बहुत डैमेज हुई है, और एक सवालिया निशान है उनकी ट्रेनिंग पे और उनकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर भी, कि कितनी वीकनेस के साथ उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया कि पहले घंटे में ही उन्होंने 3 राफेल जो है वो खो बैठे, और उनमें से एक राफेल की तो दुनिया ने पूरी तस्दीक भी कर दी है। देखिए, 3 राफेल खोना, और मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा एक डैमेज है, और इसमें से अगर एक जहाज भी अगर कंफर्म उसका जो है पूरी दुनिया मान रही है कि राफेल गिरा है, ये बहुत बड़ा डैमेज है उनके लिए साइकोलॉजिकली भी। एंड जिस तरह मैंने कहा कि उनकी ट्रेनिंग पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने इसको इस्तेमाल किस तरह से किया।
कि उसको J-10C ने जो है वो टारगेट किया और उसको मार गिराया। सो मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ा डैमेज है, बहुत बड़ा डैमेज है, नफ्सियाती तौर पे भी, मालियाती तौर पे भी और तरबियती तौर पे भी बहुत बड़े सवालिया निशान ये छोड़ता है। बहुत शुक्रिया दिफाई तजियाकार मार्शल रिटायर्ड आसिम साहब इस हवाले से हमें वक्त दे रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन इश्यूज़ पे बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन सहाफ़त शुरू किए, अरसा बीत गया, बहुत सारे मौक़े आए कि जिनके ऊपर बेशुमार ख़बरें देखीं, परखीं, किसी पे हंसी आई, किसी पे मजाक भी उड़ा, किसी पे बहुत संजीदगी का उनसर नुमाया हुआ, लेकिन हमेशा ये सोचा कि कोई भी ख़बर ऐसी ना हो कि जिसके ऊपर तादम मर्ग मजाक उड़ाया जा सके। लेकिन भारत की तरफ से ऐसे ऐसे पटाखे और शुरलियाँ छोड़ी जा रही हैं इस वक्त कि जिसको देख के इंसान वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाता है कि यार मजाक इस हद तक भी किया जा सकता है, और वो भी नेशनल स्क्रीन पे बैठ के, वो भी अपने पुराने तज्जियाकार लेके, अपने वेटरन्स लेके, अपने लोगों को ग्राउंड में उतार के इस तरह की हजीमत आप करवाएंगे कि कल को उसमें से रत्ती बराबर भी अगर सच साबित ना हो पाया तो क्या होगा। लेकिन जब आपने ढीठपन का लिबादा ओढ़ रखा हो तो फिर ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर वाली साख्त क्या है, कौन है, कितनी हैसियत है, क्या किरदार है। यही इस वक्त किरदार अगर आपने देखना है तो भारतीय मीडिया के ऊपर देखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन, पाकिस्तान का वापस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का जो प्लान है उसी बारे में बात की जाएगी, और बिलखुसूस बात की जाएगी पाकिस्तान के अवाम के जज्बे के हवाले से। इसी बारे में बात करेंगे। बैरिस्टर शाहिद मसूद, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे कि एक होती है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ क्या है? अफवाहों का बाजार गर्म हो जाए, ठीक है, चलाई जाए जो भी है। एक वो अलग ही मयार है, मेराज ही उसकी अलग है जो इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर चल रही है कि पता नहीं हमारे कितने तैयारे गिरा दिए, कितने ड्रोन गिरा दिए, कितने पायलट पकड़ लिए, कितने शहर तबाह कर दिए। लाहौर में हर तरफ मलबे का ढेर उन्हें दिखाई दे रहा है। इसके बरक्स आप पाकिस्तानी अवाम, ये केओस फैलाने की बात है, ये भी वॉर टैक्टिक्स में इस्तेमाल होता है। आप पाकिस्तानी अवाम का जज्बा क्या देखते हैं? यानी आप भी उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, सरहदी इलाका है, क्या देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और लोगों की आरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब और यासिर साहब। यासिर साहब, जिस तरह जो जज्बा है, जिस तरह शुरुआत में आपने और राना अजीम साहब ने बात की सिंदूर की और सब्जी मंडी की और वहाँ पे लगते हुए जो है वो नारों की, पाकिस्तान की अवाम खुदा की कसम इसी तरह इस जंग को ले रही है। किसी के अंदर कोई खौफ नहीं। और खौफ किस चीज़ का? ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखती है। ये वो कौम है जो शहादत को अपने लिए जो है वो एजाज की बात समझती है। ये वो कौम है जिसने ये बल्कि मैं कहूँगा कि ये वो नस्ल है जो सुल्तान टीपू की है। सुल्तान टीपू के पास उस वक्त भागने का रास्ता था, लेकिन उसने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये वो कौम है, जब 65 की वॉर थी तो जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा आपको याद है कि मैं वापस जाऊंगा, 1000 साल तक लड़ूंगा, घास खा के भी लड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान की कौम का जज्बा जो 65 के अंदर था वो आज दोबारा मुझे वही जज्बा नजर आ रहा है। और जिस तरह आपने सरहदी इलाकों की बात की यासिर रशीद साहब, तो वहां पे लोग कोई वहां से किसी ने मूव आउट नहीं किया, क्योंकि जंग का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है। मतलब आज पाकिस्तानी अवाम अगर ये महाज खुल जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, तो मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूं कि जिस तरह 65 के अंदर लोग धड़ाधड़ गए थे कि हम जाकर फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ना चाहते हैं, आज भी लोग अपने असलहों के साथ जो उनके पास घरों में मौजूद है वो तैयार है इस बात पे कि हमने लड़ाई करनी है और हमने उस जो है फोर्स के खिलाफ लड़ना है जिसने जंग हम पे मुसल्लत कर रहा है और झूठे बयानिए के साथ मुसल्लत कर रहा है। पूरी कौम इस बात का तहिया कर चुकी है कि हमने जाफर एक्सप्रेस का बदला लेना है। पूरी कौम इस बात का तहिया कर चुकी है जो हमारे बच्चे APS के अंदर शहीद हुए थे, हमने उसका बदला लेना है। और पूरी कौम इस बात का तहिया कर चुकी है कि इस दफा बस अब और नहीं,
अब और इंडिया को मजा चखा के रहेंगे। और ये वो कौम है जो हिंदुस्तानी है। आपने जिस तरह पहले राइटली पॉइंट आउट किया, राफेल बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगा, बड़ा इनके पास जो है मतलब ये बड़ा जबरदस्त तैयारा होगा, और लेकिन उसको उड़ाने वाले के अंदर भी तो जुर्रत चाहिए, उसके उड़ाने वाले के अंदर भी तो एक ऐसा जज्बा चाहिए जिस तरह का पाकिस्तानी पायलट्स के अंदर है। हम अपने F-16 के साथ इनके राफेल को मार रहे हैं, 5-5 मार रहे हैं, इनके घर में घुस के इनको मार रहे हैं। अभी नंदन का वाकया आपको याद है, यहां पे मारा, आया वो था, यहां पे चाय पिलाई और वापस भेजा। अब जिस तरह पहले, और ये बात जो भारतीय मीडिया बार बार कर रहा है कि जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है वो इन्होंने हमला कर दिया, वहां पे 15 जगहों पे स्ट्राइक किया है। तो जिस तरह मेरे DG ISPR ने पहले कहा कि जब पाकिस्तान कोई जवाब देगा तो उसका मीडिया के ऊपर शोर नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी आवाज जाएगी। वो जुबान ज़द-ए-आम चीज होगी कि पाकिस्तान ने हमला किया था, पाकिस्तान ने सिंदूर लगाया था, और सिंदूर के बाद जिस तरह राना अजीम साहब ने कहा, जूती छुपाई, हम जूता वहां से निकाल के इनके सर के ऊपर भी मारेंगे। मिनिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बेइंतहा मुकदमात का सामना भी किया, लेकिन जब वक्त आया मुल्क के लिए तो इमरान खान ने भी कहा कि इस कौम के लिए, इस वतन की खातिर एक हो जाओ। सारी प्रॉब्लम्स भी सही, लेकिन इस वतन की खातिर आप आज भी आपका जज्बा उसी तरह है कि जिस तरह आपको सारी मुश्किलात बोल गई हैं। तो आप समझते हैं कि इन जज्बात के साथ भारत क्या दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी हमें हरा सकती है, जहां पे ऐसे जज्बे वाले लोग बैठे? तो एक नामुमकिन सी बात है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम वो कौम है जो, हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, गुलामी हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, ना हम कबूलते हैं। हम लोगों का आईने पाकिस्तान हमें ये कहते हैं कि हम एक सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन है और हमने अपनी हिफाजत करनी है हर सतह के ऊपर। राइट नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और हमें हर फ्रंट के ऊपर इस वॉर को लड़ना है। वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, वो बॉर्डर्स के ऊपर हो, वो मीडिया के ऊपर हो, और वो बेशक इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हो। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें यहाँ पे जो इजहार यकजहती है, जो सॉलिडेरिटी है, उसको बिल्कुल जो है वो उसको अचीव करने के लिए हर तरह का जो है हमें कदम उठाना चाहिए। जिस तरह आपको याद होगा जब दूसरी जंग अजीम या पहली जंग अजीम में फ्रांस के अंदर और दूसरी जंग अजीम के अंदर बरतानिया के अंदर नेशनल गवर्नमेंट्स बनी थी, ऑपोजिशन लीडर्स, विंस्टन एस चर्चिल 1940 के अंदर शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, और उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वहां से उठा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बनाया गया, और एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई गई जिसके अंदर तमाम जो थी सियासी जमातें उनको ऑन बोर्ड लिया गया, और दैट्स हाउ यूनाइटेड किंगडम वन दैट वॉर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 1945 के अंदर आपको फिर एक चीज मैं बताऊं कि विंस्टन एस चर्चिल ने जब इलेक्शन लड़ा तो वो इलेक्शन हार गया था 1945 का, हालांकि वो जंग के अंदर कामयाब होकर विक्टोरियस होकर निकला था। तो मतलब ये मेरा कहना क्या है कि आज जो बात बार बार तहरीक इंसाफ कर रही है कि अगर हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर लड़ने की जरूरत है तो क्यों नहीं हम इमरान खान को बाहर लेकर आते, क्यों नहीं हम एक ऐसी आवाज जो ना सिर्फ पाकिस्तान की एक मुस्तहकम पावरफुल आवाज है बल्कि उम्मत मुसलमान की आवाज है, जो आज उम्मत मुसलमान को हमारे लिए इकट्ठा कर सकता है, जो पाकिस्तान की अवाम को, जिस तरह एक दफा पहले आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर इमरान खान की वो तकरीर, उसने हमारे ईमान के जज्बे को एक दफा दोबारा जिंदा कर दिया था। आज फिर हमें शायद उसी तरह के ही नैरेटिव की जरूरत है, जो, और दूसरी मतलब ये तो हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो लॉयर्स हैं, जो हमारे बहुत बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, उनको आज हम तैयार करें कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो हमने वहां पे केस प्लीड करना है उसकी तैयारी शुरू की जाए। जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे इस बात में कहने में कोई शक नहीं कि आज भी बॉर्डर के ऊपर मेजर अजीज भट्टी शहीद मौजूद है। आज भी हमारी फौज के अंदर जो है वो
अपने कर्नल शेर खान जैसे लोग मौजूद हैं, आज भी राशिद मिन्हास जैसे पायलट हमारे पास मौजूद हैं, आज भी स्क्वाड्रन लीडर जो है नुमान और हसन हमारे पास हैं। हमारे पास बेहतरीन फौज है, हमारे पास बेहतरीन कौम है, और हमारी वो कौम है जो आज नौजवानों के ऊपर 60% जो है वो नौजवानों के ऊपर है, जो जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ उनके अंदर इसी मौके पे सवाल ये है कि जब नजरियाती जंग हो, जब 5th जनरेशन वॉर की बात की जाए, जब भारत जैसा मुल्क अपने पूरे मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा हो और उसी को बेच भी रहा हो और अवाम वहाँ उसे बाय भी कर रहे हो, तो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात तो यही है कि वो जो F-16 और F-17 मार गिराए जाने और पायलट को गिरफ्तार करने की ट्वीट्स की गई थी, वो अब जर्नलिस्ट डिलीट करना शुरू हो गए। सर यार, उन्होंने कागज पे लिखा था F-16, सर वो लिख के भी उन्होंने डिलीट कर दिया, मिटा दिया यार। मैंने तुम्हें आपको क्या क्या ट्रक तरबूज ट्रक बेचंडे सन तरबूज मुक गए ने, तो उन्होंने क्या चलिए कार यार क्या बात करते हो। इंडियन जर्नलिस्ट की बात ना करो। इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान की सब्जी मंडी में, सब्जी फ्रूट मंडी में ट्रक पे खड़े होकर लाले 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 लाले, वो वाला है ये। मैं बैरिस्टर साहब वापस सवाल के ऊपर आता हूँ। बात ये कि यहाँ पे नज़रियाती तौर पे मुत्तहिद होने और इस नैरेटिव वॉर के अंदर आप लोगों को मशवरा क्या देंगे कि सवालात उठाने की बजाय जो बयानिया है उसको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? देखिए यासिर साहब, एक तो जो झूठा बयानिया भारत का मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, उसको तो हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई सीरियस कंसिडरेशन नहीं दी जा रही, क्योंकि सारी कौम जानती है कि पाकिस्तान, उनकी मुसल्लह फौज के अंदर क्या कैपेबिलिटी है और क्या कैपेसिटी है, और जिनके साथ वो लड़ रहे हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, ये इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कौम को इस बात का बिल्कुल उसी तरह यकीन है, मुसल्लम ईमान की तरह, कि जो हमारे DGISPR ने बात की कि जिस दिन पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका ववेला पाकिस्तानी मीडिया या इंडियन मीडिया पे नहीं होगा, बल्कि आवाज खुद ब खुद आ जाएगी इंटरनेशनल मीडिया से, और वो ऐसा करारा जवाब होगा कि ये ढूंढते फिरेंगे जिस तरह, और ये ज्यादा दूर नहीं है, आज रात या कल रात या मैक्सिमम परसों रात की बात है। परसों तक जवाब आना ही आना, और पहले भी आया था। और बैरिस्टर साहब इंशाल्लाह परसों तक नहीं जाएगी, इंशाल्लाह नहीं, परसों तक जाएगी। यासर भी जाग रहा है, हम भी जाग रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरी कौम जाग रही है, कौम जो है इस वक्त पूरी कौम जाग रही है, और इंशाल्लाह भारत को सुला के बैठेंगे, पूरी पक्की नींद सुलाएंगे उन्हें। तो बैरिस्टर साहब, इंशाल्लाह राणा साहब, और बैरिस्टर साहब बतौर सियासतदान तो आपने बात की, आप एक वकील भी हैं, आपने बतौर वकील वकला में क्या जज्बा है? राणा साहब, आज भी हमारा जो लाहौर बार एसोसिएशन है, उन्होंने एक अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए एक रैली निकाली ऐवान अदल से लाहौर हाई कोर्ट तक, और यहाँ पे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज क्योंकि इमरान खान साहब की बेल पिटिशंस लगी हुई थी, वो लोग मौजूद थे, सब के सब MPs, मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली, दोज हु बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ पे मीडिया के लोग भी मौजूद थे, वहाँ पे टिकट होल्डर्स थे, वहाँ पे जनरल पब्लिक थी, और जब आवाज़ आई पाकिस्तान जिंदाबाद की, तो सब के सब यक जुबान हो गए, सब के सब इंडिया के खिलाफ ऐसे वो जज्बाती लम्हात थे, कैमरे की आंख ने भी उनको कैप्चर किया कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि शायद हम इस वक्त बॉर्डर के ऊपर वकला कम्युनिटी मौजूद हैं और ललकार रहे इंडिया वालों के आओ अब हम तुम्हें दिखाएं कि हमारे मसल्स कितने स्ट्रांग हैं, हम किस तरह तुम्हें जो है वो आड़े हाथों लेंगे। तो वकला कम्युनिटी हो गई। मैं कहता हूं पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसके लोग जो है आज अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े इस मामले के अंदर, और सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। तो आप देखिएगा, आपने जिस तरह पहले बात की, ये जो आम पब्लिक है जो शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, वो लोग, मैं सरहदी इलाके से मेरा ताल्लुक है, कसूर से, वहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन है, वहाँ पे लोग अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा कि अपने अपने
वेपन्स लेकर मौजूद हैं। हमारी जो फौज है वो उनसे कह रही है कि आप बैक साइड पे रहें, लेकिन वो बज़िद होते हैं कि हमने फ्रंट लाइन पे आपके साथ खड़े होना है और इन केस ऑफ एनी अटैक बाय द इंडियन आर्मी हम लोग आपसे भी पहले जाकर इनके साथ लड़ेंगे। तो इस तरह के जज्बात के ऊपर पाकिस्तानी जो हमारी फौज है वो उनको कदर की निगाह से भी देखती है और साथ समझाकर फिर उनको वापस जो है उनके घरों में भी भेजती है। तो जाग रही है पूरी कौम और बिल्कुल हम वक्त जाग रही है, इंतजार में है कि वो जवाब आए, वो डंके की चोट के ऊपर जवाब आए। पाकिस्तानी फौज बता दे पूरी दुनिया को कि ये कौम, ये फौज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाली है। ये किसी से न डरने वाले हैं, न दबने वाले हैं, न झुकने वाले हैं और इस तरह की गुलामी तो कबूल करने वाले ही नहीं है। तो फिर इस तरीके से हिम्मत बुलंद है, हौसले बुलंद हैं, जो सीना बसीना हम तक हमारे बड़ों की रिवायात पहुंची, वही हमारे अंदर जज्बा ईमानी को जगा के रखती हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। साहब, सर माहौल काफ़ी टेंस हो गया, मुझे थोड़ा सा तब्दील करना है। मैंने नई खबरें देखी हैं सर, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर। कराची पोर्ट वो कहते हैं उड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच गया, और जो हमारे वज़ीर आज़म हाउस है उसके नज़दीक पता नहीं, कहते इमारतें ही नज़र नहीं आ रही। भारतीय मीडिया ने अभी ये देखें आधे घंटे में क्या कुछ कर दिया सर। उस वक्त आग खुल गई? नहीं, हजी नहीं खुली सर। नहीं खुली। अच्छा, वो मैंने ये भी सुना है कि लाहौर में मलबा हाँ, पागल दे पुत्रा दसो सड़कां बंदियां पईयां ने, उन्होंने दसो नजायज़ तजावज़ात हटाइयां जा रही ने, उन्होंने दसो जाके कुछ यार तुसी बादशाह आदमी हो। ये पागल हो गए यार यासिर साहब। ये पता क्या है, अब उनके पास कुछ नहीं रह गया। अभी तो उन्होंने कुछ देर बाद कहना है फलां बंदा गिरफ्तार हो गया सर। वो ट्वीट्स डिलीट कर दी सर, थोड़ी आधे घंटे में नहीं रखी। अच्छा, फिर उन्होंने कहना है फलां बंदा जो है फलां हो गया। फिर उन्होंने शहर के शहर तबाह कर देने हैं। अच्छा, वो तबाह कैसे करते हैं? उन्होंने रखी हुई 7 पेंसिलें 7 पेंसिलें रखी हुई हैं, और रखी भी पंजाबी में हम कहते हैं कच्ची पेंसिल, वो रखी हुई है। इस तरह लिखते हैं लाहौर आसमान जोशदा तबाह कर दिया, उठा देते हैं, ये देख लें। अच्छा, फिर वो लिख देते हैं कराची ये भी तबाह कर दिया। वो ऐसे जैसे लूडो देखते हैं, लूडो खेलते हैं, वो फेंकते हैं तो वो सीढ़ी में लगती है सांप वाली के ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके एक सांप होता है वो डंग मारता है, फिर नीचे आ जाते हैं। और ये तो ये खेल रहे हैं, इनको नहीं पता यार। मैंने तो आपसे एक बात कही है कि दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे पर्दा उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास ट्वीट किया एक मीडिया ग्रुप है, हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी नेपाल में जिसमें पाकिस्तान से मैं था, हर मुल्क से एक आदमी था। तो उसकी जो प्रेसिडेंट है ना वो भारत की है। अच्छा। जो एशिया पैसिफिक की प्रेसिडेंट है। आज उसने खुद लिखा कि भारत इंतहाई दर्जे, सख्त लफ्ज़ लिखा कि इंतहाई दर्जे की कमीनगी पे उतरा है। और उसने कहा है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में गई तो आप पर भी FIR होगी, और वहाँ पर जो सहाफ़ी आए होंगे ऐसे मुल्कों के जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ होगा, हम नेपाल से उन्हें खटमंडू में थी गिरफ्तार कर लेंगे। उनके मैंने फिर लिखा कि क्या आपके उधर सहाफ़त आज़ाद? उसने कहा जो सहाफ़त आज़ाद थी उस सहाफ़त को सामने नहीं आने दिया जा रहा। ये सारे वो लोग हैं जो पेड मूदी लोग हैं, जिन्हें सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे बिठाया जाता है और इनके लेक्चर होते हैं बकायदा कि आपके झूठ के 33 नंबर है, आपके झूठ के 45 नंबर है, आपके झूठ के 99 नंबर है, और इनमें 100 नंबर भी झूठ के मिल जाते हैं। वो मेजर को नहीं मिलते, उसको रोजाना मिलते हैं। तो ये लोग हैं जो वहाँ पे अच्छे सहाफ़ी भी है, बेइंतहा अच्छे सहाफ़ी भी है, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर वाले सारे वाक़े को बेनकाब किया। हाँ, फिर अपने आप को बैन करवा लिया। सर करवा लिया ना वहाँ पे जो लोग हैं, फिर वहाँ पे वो भी सहाफ़ी हैं, वो भी बैन हो गए ना, है ना, सच बोल रहे हैं ना, सच लिख रहे हैं ना, सच दिखा रहे हैं ना, वो भी हैं। देखें, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क के अंदर सहाफ़त पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज़ादी सहाफ़त
उस पर पाबंदी होनी चाहिए जो झूठी सहाफत करता है। अगर आप ये पाकिस्तान में होते ना, इन पर सच्ची मुच्ची का पीका एक्ट लग गया होता, बल्कि टीका एक्ट लग गया होता। ये तो झूठ का बाजार गर्म किया हुआ है। ये तो वो लोग हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं, और इन पे तो ये भी नहीं पता, ये कल को कह दें कि हमने पाकिस्तान से 22 एटम बम ले लिए हैं। चुरा लाए, चुराना तो कहना ही नहीं ना, हाँ। छीन लिए हैं। और लाए ना, मेरा ख्याल है ये रोजाना रात को ना जितने हैं ना एंकर, इनको दिखाते हैं ये 5-6 इंडियन अदाकारों की फिल्में, ठीक है। उनको दिखाने के बाद कहते हैं कि ये फिल्में देखो, ये किस तरह ये सारा कुछ किया। तुमने सुबह अपने अल्फाज में उसी तरह सब कुछ बयान करना है, उसी तरह वो आते हैं सुबह नहा धो के आते हैं, और काम कोई नहीं होता उन्होंने, और आके सुबह शुरू होते हैं और रात तक वो लगे। अच्छा थकते नहीं यार, ये नहीं मुझे समझ आती खाते क्या है, थकते नहीं है, पेस एक रहती है, पेस एक रहती है। मैं कह रहा कमाल है। लेकिन आज जो मजे वाली बात है यासिर साहब, क्या इन दुनिया की सबसे बड़ी लीग इनके मुल्क में होती है, IPL यार। लेकिन पहले इनके चेहरे देखो जरा इनके चेहरे दिखाएं जी दोबारा। ये जो इंडियन ये मोदी, ये इनके चेहरे तो इनके देखें, ये देखें चेहरे, इनमें से किसी एक के चेहरे पे रौनक है? गौर से देखें यासिर साहब, इनके चेहरों में किसी एक के चेहरे पे रौनक है? वो ऐनक वाला, दोनों ऐनक वाले, 3 ऐनक वाले, 4 ऐनक वाले हैं। नहीं, ये चौथा है जो अब राइट साइड पे अहमद हसन अल अरबी, सिर्फ एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला, बाकी सारे उधर से बैठाए हुए हैं, यानी 5-1 का मुकाबला करवाया। सच अर्ज है कि एंकर को दिया हमने छोड़, हमारा नहीं, हमारे तो तज्जियाकार है ना, एंकर तो पाकिस्तान लिखा, बाकी बाकी जितने हैं इनमें से किसी एक के चेहरे पे कोई रौनक दिखा दे, मेकअप करके रौनक भी नहीं की, कोई चीज है कि इनके चेहरे पे दिखा दे। अच्छा सच बोलने वाले के चेहरे से नजर आ जाता है ये सच बोलता है, और थोड़ी सी तो होती है ना यार, वो अल्लाह की कसम इनके चेहरे देखें। अच्छा ये दरमियान वाले हजरत साहब जो हैं, ये मारूफ गोश्त सवामी, इन पे FIR हुई, याद है ये गिरफ्तार हो गए थे? हाँ जी। किस इल्ज़ाम में हुए थे? मुझे सही से आइडिया, झूठ के इल्ज़ाम में हुए थे। इल्ज़ाम के किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाने, गलत प्रोपेगेंडा करने और ऐसे इल्ज़ाम आते, तो उन फिर हीरो बना कर उठाते। और इनके पास और है क्या? और नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर गौर से देखें ना, तो इस तरह लगता है जैसे आप बंधन निचाने वाले नहीं होते। ये बंधन निचाने वाले आपने देखे हैं कभी? ज़मीन पे बैठ जाते हैं, साथ एक छोटी सी बकरी खड़ी कर लेते हैं, सामने बांदर होता है, उनका नाच है, वो उसी की ज़बान समझता है, ये भी बंदर है। और बीजेपी और RSS की ज़बान समझ रहा। हाँ बिल्कुल उसी तरह है, पाबंदी से लाती हूँ, कहना तो कहते इतना कह सकते। नाज़रीन, प्रोग्राम कब आना चाहता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ मजाक एक तरफ, अज़रह तफन्नुन जो बातें, लेकिन जज्बा ईमानी जिंदा है। वार करोगे तो फिर वापस वार सहने की तुम में हिम्मत नहीं होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।